नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग रसायन शास्त्र के अंतर्गत चौथा अध्याय परमाणु की संरचना के बारे में समझने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें 2 वीडियो जो है वो आपके यूट्यूब चैनल में उपलब्ध करवा दिया गया है। और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर तो समझ चुके थे, अब हम लोग उसी से संबंधित कुछ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स, आइसोबार और केमिकल बॉन्डिंग और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में समझने का प्रयास करें। चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले यहाँ हम लोग समझते हैं एटॉमिक नंबर होता क्या है। तो जो प्रोटॉन का संख्या होता है उसी को जनरली एटॉमिक नंबर कहते हैं। और न्यूट्रॉन कंडीशन में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं प्रोटॉन की संख्या वो भी एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन की संख्या न्यूट्रल कंडीशन में दोनों में सेम रहता है तो वो भी हो जाएगा। और चूंकि प्रोटॉन ही धन आवेशित होते हैं, न्यूट्रॉन में तो कोई आवेश होता नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इकाई धन आवेश की संख्या भी परमाणु संख्या के बराबर। लेकिन इन जनरल हम लोग कहते हैं प्रोटॉन की संख्या जो है वो उसके एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान यानी कि जो परमाणु है उसका आपको द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है। तो परमाणु में जो भी पार्टिकल्स है उसको आप ऐड कर दीजिए उसका मास को, तो आपका परमाणु का क्या निकल जाएगा? द्रव्यमान। तो आपको क्या दिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, न्यूट्रॉन दिख रहे हैं और प्रोटॉन। तीनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो तीनों को ऐड करने पे जो हमको समेशन मिलेगा वही एटॉमिक मास होगा। लेकिन हम लोग देख चुके थे कि प्रोटॉन जो होता है वो तो आपका भारी होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके तुलना में बहुत छोटे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रोटॉन के 1838वां भाग होते हैं, जिसको हम लोग जीरो या निग्लिजिबल के तौर पे मान के चलते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन को जोड़े या ना जोड़े कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास इज इक्वल टू हम लोग प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का संख्या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हुए। इसको मास नंबर के तौर पे भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में समझा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं आइसोटॉप्स समस्थानिक। नाम से पता चल रहा है समस्थानिक यानी इनका स्थान जो है वो इक्वल होगा। तो हम लोग देखते हैं जब या अगला चैप्टर में हम लोग देखेंगे पीरियोडिक टेबल, तो प्रोटॉन के आधार पे हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को सजाया है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन रहते हैं वो उनको उतने नंबर ऑफ जो ब्लॉक है या एक तरह से ग्रुप है उसमें उसको जगह दिया जाता है। अब इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का प्रोटॉन की संख्या 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। बट यहाँ चेंज क्या आ रहा है? इसमें न्यूट्रॉन 1 भी नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है और इसमें न्यूट्रॉन जो है वो 2 है। और जिसके कारण इसका मास जो होता है यहाँ पे मास नंबर 1 है, इसमें मास नंबर 1 + 1 में हो जाएगा आपका 2 और इसमें 1 + 2 हो जाएगा आपका 3। एक चीज आप ध्यान दीजिए, यहाँ प्रोटॉन का संख्या यहाँ इक्वल है यानी एटॉमिक नंबर जिसको Z हम कर रहे हैं यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे भी 1 होगा और यहाँ पे भी 1 होगा। बट एटॉमिक मास जो होगा यहाँ डिफरेंट होगा तीनों में। यहाँ 1 होगा, यहाँ एटॉमिक मास 2 होगा और यहाँ एटॉमिक मास जो होगा वो आपका 3 होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समस्थानिक के गुण कि समस्थानिक का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो समस्थानिक के गुण हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समस्थानिक में समान होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का संख्या यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन आ रहा है उसके कारण उसका मास चेंज हो रहा है। तो जब प्रोटॉन का संख्या चेंज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हम समझते हैं ये कार्बन 12 है तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन है और यहाँ पे भी 6 प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन भी न्यूट्रल कंडीशन में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इनका कॉन्फ़िगरेशन 2 4 होगा। तो बाकी दोनों का भी कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका समान रहता है और इसीलिए कहते हैं इनका वैलेंसी या संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान रहते हैं। तो इस तरह से इनके रासायनिक गुण भी एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। लेकिन भौतिक गुण जो है उसमें अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि इसके द्रव्यमान और घनत्व में हमको अंतर मिलता है। क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा, एक न्यूट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा आ जाता है, यहाँ पे आपका 2 न्यूट्रॉन जो होता है वो एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसके कारण इसके मास और डेंसिटी में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये इनके एक गुण के रूप में हम लोग इसको जान सकते हैं। उपयोग में अगर हम देखें तो यूरेनियम का उपयोग तो परमाणु भट्टी में होता है ईंधन के लिए, ईंधन के रूप में। तो इस तरह से इसके बारे में हम जानते हैं, बिजली के उत्पादन वगैरह में किया जाता है। फिर कहता है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। गामा किरण के उत्सर्जन से कैंसर रोग का यहाँ पे इलाज होता है। उसी तरह से घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से आइसोटोप्स के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें।
अब हम लोग समझते हैं आइसोबार, समभारिक। नाम में ही पता चल रहा है समभारिक, यानी कि भार जो होगा इक्वल होगा। यहाँ पे दिया है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अगर यहाँ पे ध्यान दें तो इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका 19 है और इसका कैल्शियम का है 20। लेकिन मास देखिए यहाँ सबका 40-40-40 है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट है बट मास तीनों का इक्वल है। तो इस तरह से जब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का मास इक्वल हो तो हम उसको आइसोबार की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से आइसोबार को भी हम लोग समझे। आइसोटोन्स में भी क्या करता है कि यहाँ न्यूट्रॉन का संख्या अगर इक्वल है, जैसे यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन का संख्या जो है कार्बन में और नाइट्रोजन में, यहाँ पे न्यूट्रॉन का संख्या इक्वल होगा तो उसको हम लोग आइसोटोनिक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोटॉन का संख्या है और ये आपका मास नंबर है या एटॉमिक मास है। तो हम जानते हैं मास कैसे होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे प्रोटॉन जब 6 है तो कितना जोड़े कि हमको यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे 8 अगर ऐड करते हैं तो यहाँ पे 14, तो यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन यहाँ पे आ गया। उसी तरह यहाँ पे भी करें, 7 प्रोटॉन है तो कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पे 15 आएगा रिजल्ट, तो 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका जो न्यूट्रॉन आएगा वो आपका यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों का न्यूट्रॉन का जो संख्या है यहाँ पे आपका इक्वल देखने को मिल रहा है। तो इसको हम लोग आइसोटोन के नाम से जानते हैं। इसी तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक नाम में है, यहाँ पे कुछ है नहीं, केवल सम है। अगर इलेक्ट्रॉन देखते हैं, कभी मास देखते हैं, तो इस तरह से सम इलेक्ट्रॉनिक में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या जो रहेगा वो भी कितना रहेगा, 11। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो यहाँ पे बचेगा 10। मैग्नीशियम का यहाँ पे 12 हम लोग जानते हैं, यानी 12 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 डोनेट कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी बचेंगे 10। फ्लोरीन जो है उसका रहता है 9, वो एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इस तरह से इसका जो हो जाएगा ये भी इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सम न्यूट्रॉनिक सम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक थे उसको हम लोग समझ लिए। अब लास्ट टॉपिक यहाँ पे है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है कि जनरली हम लोगों को पता है कि 6 ऐसे गैस हैं जो कि नोबल गैस के अंतर्गत आते हैं। वो जो होते हैं जैसे हीलियम है, तो इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर में रहता है। उसी तरह से आपका नियोन है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपके 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर में आपके रहते हैं। तो ये जो होते हैं किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होने के कारण ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन इसके अलावे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कंपाउंड को बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करते हैं या तो किसी के साथ शेयर करते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या शेयर करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन, वही उसका वैलेंसी कहलाता है। इसको एक सिंपल सा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, शेयर करेगा और अपने आप अपना जो ऑर्बिट है उसका, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन करने का ये प्रयास करेगा। तो इस तरह से इसका जो वैलेंसी होगा वो 1 होगा। उसी प्रकार से हीलियम है, हीलियम तो किसी के साथ रिएक्ट करेगा नहीं, इसीलिए इसका वैलेंसी जो होगा वो 0 होगा। देखिए यहाँ हीलियम का जो वैलेंसी है वो दिया है 0। लेकिन लिथियम है, इसका 3 है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 1 है। तो 1 अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी को क्या कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है और डोनेट करके अपना बाहरी सेल को 2 कर सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 1 से 4 तक अगर रहा तो सेम यहाँ पे जितना उसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका वैलेंसी हो जाता है। तो देखिए यहाँ लिथियम के 1 में था तो इसका वैलेंसी भी 1 हो गया। उसके बाद बेरिलियम में यहाँ पे आपका इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2 और 2 हो जाएगा, बोरोन हो जाएगा 2 और 3, तो इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3, और इसी तरह कार्बन का हो जाएगा 2 और 4, तो इसका वैलेंसी 4। बट यहाँ पे अगर हम देखें नाइट्रोजन तो 2 और 5 हो जाएगा। अब ये डोनेट नहीं करेगा बल्कि यहाँ पे ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और 3 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसका वैलेंसी जो होगा वो 3 हो जाएगा। और इस तरह से आप आगे और चलते जाइए तो ऑक्सीजन जो है 2 6, तो और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ले कि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन में 2 और यहाँ पे 7 रहे और 1 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो इस तरह से यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो जनरली हम लोग बस इतना ध्यान में रखना है कि अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या शेयर करते हैं या कभी इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इस तरह से 4 तक हम लोग का जनरली अगर रहा इलेक्ट्रॉन तो वो हम लोग क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। और 4 से ज़्यादा रहा 5 6 और 7 तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉन को लेते हैं और इस तरह से जितना इलेक्ट्रॉन हम लेते हैं वही उसका वैलेंसी हो जाता है। तो इस तरह से वैलेंसी आपको
बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाहरी सेल में अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो वही उसका वैलेंसी हो जाएगा, अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको सिंपली 8 से माइनस कर दीजिए तो आपका उसका वैलेंसी निकल जाएगा। जैसे कि 5 है अगर लास्ट ऑर्बिट में तो 8 से माइनस कर दीजिए 5 तो आपका 3। अगर लास्ट सेल में अगर 6 है तो 8 से माइनस कर दीजिए 6 तो आप निकल जाएगा 2। अगर लास्ट सेल में 7 है तो 8 में माइनस कर दीजिए 7 तो निकल जाएगा 1। और इस तरह से हम लोग का वैलेंसी प्राप्त किया जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं आयन। आयन क्या होता है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब हम डोनेट करते हैं या कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसके चार्ज में ओवरऑल चेंज देखने को मिलता है, और यही जो चेंज होता है तो उसमें पॉजिटिव आयन आ जाता है या नेगेटिव आयन आ जाता है। जैसे यहाँ पे समझे कि अगर न्यूट्रल कंडीशन में सोडियम है तो 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल कंडीशन में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक डोनेट कर देता है तो इसमें देखिए 11 प्रोटॉन बच जाते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, तो ओवरऑल एक एक्स्ट्रा चार्ज आपको देखने को मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम सोडियम प्लस आयन यहाँ पे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जो चार्ज है प्रोटॉन का वो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो जनरली इसको हम लोग याद करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन कोई अगर लेता है तो वो नेगेटिव चार्ज कहलाता है ना। जैसे देता है तो वो धनी और लेता है तो वो ऋणी, ऐसा करके हम लोग इसको समझने का प्रयास। तो नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन तरह का दिखता है। अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो रहता है आपका, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है और रेडन है। तो इस तरह से ये जो गैस है यहाँ पे 6 यहाँ पे गैस को अगर यहाँ पे छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने जो हैं एलिमेंट है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो डोनेट करेंगे या तो आपका शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का। और इस तरह से जो शेयरिंग या डोनेशन से बनेगा एक कंपाउंड, उसको हम लोग आपका केमिकल बॉन्डिंग के तौर पे जानते हैं। तो इस तरह के जो बॉन्डिंग होते हैं वो दो तरह के बॉन्डिंग होते हैं। जैसे कि एक में अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और दूसरा में हम इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कोआयनिक बॉन्ड, और दूसरा को बोलते हैं सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे इसको यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। शेयरिंग हो रहा है तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से डोनेट कर दे रहा है, कि एक डोनेट कर रहा है और एक रिसीव ले रहा है, रिसीव कर ले रहा है। और इस तरह से जो यहाँ पे जो आपका बॉन्ड केमिकल कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। और यही बॉन्ड के कारण जो रहता है एक कंपाउंड आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में यहाँ पे देखिए सिंपल सा है। सोडियम जो है उसके पास आपका टोटल एटॉमिक नंबर 11 रहता है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी कितना रहेगा, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका करें कितना हो जाएगा, 2, 8 और 1। अब देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर डोनेट करता है तो इसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये जो होगा वो स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह से क्लोरीन जो होता है एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2, 8 और 7 होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है तो इसके बाहरी शेल में एक ऐड हो जाएगा और बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा ऑक्टेट, और सोडियम भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, यानी दोनों स्टेबल हो जाएंगे और एक नया कंपाउंड बनेगा सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे देखिए चूंकि ये इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बन रहा है, एक डोनेट कर रहा है दूसरा रिसीव कर रहा है, और इसीलिए इसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड के तौर पे जानते हैं। इसी तरह मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ डोनेट कर रहा है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिसीव कर रहा है। तो मैग्नीशियम में यहाँ पे 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन में यहाँ 2 माइनस चार्ज, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। और इस तरह से ये भी एक तरह का आयनिक बॉन्ड ही कहलाएगा। तो इस तरह से आयनिक बॉन्ड में हम लोग देखें चार्ज। अब हम लोग आयनिक बॉन्ड के थोड़ा सा बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या क्या गुण होता है। सबसे पहले यहाँ पे इनके बीच जो आकर्षण बल होता है, वैद्युत आकर्षण बल, वो काफ़ी अधिक होते हैं। और चूंकि यहाँ आयन है, यहाँ पे देखिए ये सोडियम आयन है, ये क्लोरीन आयन है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन रहेगा बहुत अधिक रहता है और इसमें एनर्जी जो है इसको अलग करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको लगेगा। आप सिंपली समझिए कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक को सोडियम और क्लोरीन को अलग करना है तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो रहता है वो उच्च रहता है, हाई रहता है। तो यहाँ पे आकर्षण बल ज़्यादा है, और आकर्षण बल ज़्यादा रहेगा एक दूसरे से, तो इसको दूर करना क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देना पड़ेगा तो हम कहेंगे बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, हाई रहेगा। फिर ये विद्युत जो यौगिक जो होते हैं आयनिक परिवर्ती के होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है ये प्लस आयन है और ये क्या है, आपका नेगेटिव आयन। तो आयनिक परिवर्तन होते हैं। दूसरी चीज बोलते हैं कि ये ध्रुवीय विलायक जैसे कि जल हो गया
और आपका द्रव अमोनिया आदि में विलय होते हैं, यानी कि घुलते हैं। ध्रुवीय विलायक हम किसको कहेंगे? पोलर। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पोलर, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है, तो दोनों का जो अट्रैक्शन है वो सेम है क्योंकि सेम एलिमेंट है। बट यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये जो है हम क्लोरीन लेते हैं, तो क्लोरीन बड़ा एटम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन की, क्लोरीन अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। और इस तरह से यहाँ पे क्लोरीन की ओर नेगेटिव चार्ज पार्शली और पॉजिटिव चार्ज आपका हाइड्रोजन की ओर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं खींच पा रहा है, कुछ भाग ही खींच पा रहा है, इसलिए पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह के हम लोग जो कंपाउंड बने रहते हैं उसको पोलर कंपाउंड या पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे वही कह रहा है, ध्रुवीय विलायक में ये क्या होते हैं? आपके विलय होते हैं जल और द्रव अमोनिया जैसे विलय में। तो इस तरह से इसके बारे में हम लोग देख लिए। लेकिन वही कैरोसिन तेल में अगर इसको डाल दिया जाए तो ये जो है विद्युत संयोजक यौगिक जो है वो घुलेंगे नहीं। अब हम लोग देखते हैं ये यौगिक जो होते हैं ठोस विद्युत में कुचालक होते हैं। जैसे सिंपल सा आप समझिए, सोडियम क्लोराइड का यहाँ पे ढेर है और यहाँ पे हम तार बल्ब लगाते हैं और इस तरह से यहाँ पे तोड़ के यहाँ पे तार को रखते हैं, तो आपका बल्ब यहाँ पे जलेगा नहीं। बैटरी से यहाँ अटैच करेंगे तो भी यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन यही चीज़ को अगर हम नमक को पानी में डाल दें, अगर पानी में डाल दें तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ठोस अवस्था में विद्युत के ये कुचालक है, इंसुलेटर है। लेकिन अगर इसी का विलयन अगर हम प्राप्त कर दें तो ये सुचालक बन जाता है। और इस तरह से विद्युत संयोजक बंधन जो होते हैं वो जनरली अदिशात्मक होते हैं। और इस तरह से हम लोग आयनिक बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत उसके गुण के बारे में समझने का प्रयास करिए। चलिए अब लास्ट टॉपिक आप लोग समझ लीजिए, कोवैलेंट बॉन्ड है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया जाता है या ना ही इलेक्ट्रॉन का रिसीविंग होता है। यहाँ जनरली इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है। ये क्या किया, एक क्लोरीन जो है यहाँ पे भी 17 इलेक्ट्रॉन है इसके, और ये भी 17 इलेक्ट्रॉन है। एक एक इलेक्ट्रॉन को ये शेयरिंग कर देता है, तो इसका भी 18 हो जाएगा, इसका भी 18 हो जाएगा। इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना देता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिया और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। तो तीन तरह का यहाँ पे बॉन्ड बनता है। सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, डबल बॉन्ड बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड। अगर एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग हुआ तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ तो डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो इसके भी कुछ बहुत यहाँ पे गुण हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला गुण यहाँ पे देखते हैं कि इसके बीच जो होता है, जो अगर आयनिक बॉन्ड से अगर तुलना करें तो इनका जो कंपाउंड होता है वो एक दूसरे से, या एटम जो होते हैं एक दूसरे से कमजोर बल से यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं, और इसीलिए इसको तोड़ने में हमको कम ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और इस तरह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी आयनिक कंपाउंड्स के तुलना में क्या रहता है? थोड़ा सा कम ही रहता है। और जस्ट उसका उल्टा यहाँ पे हो जाएगा कि ये अध्रुवीय विलायक में, जैसे कि बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि में क्या होंगे? विलय होंगे। जबकि ध्रुवीय विलायक में जैसे कि जल में ये अविलय होते हैं। लेकिन इसका अपवाद एक क्या है? चीनी, जो कि सहसंयोजी यौगिक जो है वो पानी में क्या होता है? विलय होता है। और इस तरह से यहाँ पे चूंकि पानी यहाँ पे क्या है? ध्रुवीय विलायक है। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है H, यहाँ पे आपका इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन आपको पता है, ऑक्सीजन में आपका ये बड़ा एटम है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे क्या करेंगे? खींचेंगे। और खींचेंगे तो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचने से कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ये पार्शियली क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से ये पोलर कंपाउंड एक तरह से बन जाएगा। और इसमें भी घुल जाता है चीनी, ये अपवाद है। लेकिन इन जनरल जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में यहाँ पे घुलते नहीं है। जनरली ये विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता है। देखिए आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। जैसे सोडियम आयन ही कहिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो ये डोनेट करने के क्रम में ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है। इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन बहती हुई इलेक्ट्रॉन है उसी को विद्युत धारा के तौर पर जानते हैं। लेकिन आपका कोवैलेंट बॉन्ड में तो शेयरिंग हो रहा है, और शेयरिंग हो रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास नहीं होगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इस तरह से आप जो है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करवा पाते हैं। इसलिए कहा जाता है शुद्ध पानी में जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन उसी में अगर नमक डाल दिया जाए तो उसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है सहसंयोजक बंधन जो होते हैं वो दिशात्मक होते हैं, ऐसा यहाँ पे
कहा गया है। फिर लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन को सीधे से हमको याद करना है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उसमें इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, या ऑक्सीजन आपका वृद्धि हो रहा है, तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन के तौर पे उसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। या एक चीज़ और कहते हैं कि हाइड्रोजन अगर निकल रहा है, अगर हाइड्रोजन का भी त्याग हो रहा है, तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन के अंतर्गत रखते हैं। रिडक्शन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को आप रिसीव कीजिएगा या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, तब हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि ये जो होता है वो रिडक्शन होता है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में हम लोग जानने का प्रयास किए। जैसे यहाँ कॉपर है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन अलग है, तो कॉपर में क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसके बाद रिडक्शन है, तो यहाँ देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, यहाँ से कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया, और इस तरह से यहाँ पे हम इसको कहेंगे रिडक्शन। और इस तरह का अगर दोनों एक साथ हो तो इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ कॉपर यहाँ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, और हाइड्रोजन में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे एक से निकल रहा है और दूसरा में ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखने को मिलता है, और इसीलिए हम लोग इसको रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने ये तीसरा अध्याय को समाप्त किया। इससे संबंधित अगर आपको एमसीक्यू देखना है तो हम लोगों का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, उसको आप देखिए और समझिए कि इस तरह के जो टॉपिक है उनसे किस प्रकार के सवाल अभी तक पूछे गए हैं और किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपका तैयारी जो होगा वो बेहतर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो और ये चैप्टर जो है वो अच्छा लग रहा होगा। तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।